डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 41 मुफ्त वेब उपन्यास। इसकी मजबूती में एक बार फिर काफी सुधार हुआ है। डॉग तांग सान, बस मरने का इंतजार करो। मुझे बड़ा मत होने दो, वरना सबसे पहले तुम्हारी मौत होगी। अपनी ताकत में जबरदस्त सुधार महसूस करने के बाद तांग या ने सबके सामने तांग सान के चेहरे पर चढ़कर उसे जोरदार तरीके से घूंसे मारे। इससे विमान की दरारों में फंसे तांग सान को भी बेहद असहज महसूस हुआ। बड़ी जुबान वाली छोटी लड़की, जब तक आप में ताकत न आ जाए तब तक प्रतीक्षा करें। हालांकि ऊपरी तौर पर उसने तांगिया का पुरजोर खंडन किया, लेकिन समस्या यह है कि तांग सान को भी यह मानना पड़ा कि तांगिया की किस्मत वाकई कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। उसे लगातार 2 बार इतने उदार पुरस्कार मिले। इससे तांग सान अचानक थोड़ा सहम गया। उसे डर था कि तांगिया उससे कहीं आगे निकल जाएगा, तब उसका खेल खत्म हो जाएगा। हालांकि तांग सान को परेशान करने वाली बुरी खबरें एक के बाद एक आने लगीं। बिबी डोंग और कियान रेनिक्स्यू ने भले ही सुपर प्राइज नहीं जीता, लेकिन इस बार उन्हें जो पुरस्कार मिले वे भी काफ़ी अच्छे थे। दोनों को दैवीय शक्ति में 10% की वृद्धि का इनाम मिला। हालांकि पहली नज़र में ये तांग सान के लिए कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा 8 या 10 बार हो जाए तो क्या होगा। तांग सान जितना इसके बारे में सोचता, उसका सिरदर्द उतना ही बढ़ता जाता। और बिबी डोंग और कियान रेनिक्स्यू ने भी बिना किसी झिझक के हमला कर दिया। बिबी डोंग, तांग सान, आप सही कह रहे हैं, इस बार मेरा लाभ औसत दर्जे का ही है। दैवीय शक्ति में केवल 10% की वृद्धि हुई है, ये बहुत कम है। कियान रेनिक्स्यू, तांग सान, हाँ, लेकिन इनाम न मिलने से इनाम मिलना बेहतर है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता। बिबी डोंग और कियान रेनिक्स्यू के वर्साए जैसे व्यवहार को देखकर तांग सान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक उसी समय चैट रूम में एक नई घोषणा फिर से दिखाई दी। प्रतिभागी हुओ युहाओ को बधाई, सर्वोत्तम पुरस्कार सफलतापूर्वक प्राप्त किया। पुरस्कार सामग्री, बाहरी आत्मा अस्थि, 10 लाख वर्ष पुरानी हिम जैद सम्राट बिच्छू की पूंछ। पुरस्कार का विवरण, विशेष आत्मा अस्थि। इस आत्मा अस्थि को प्राप्त करने के बाद यह एक असली हिम जड़ित सम्राट बिच्छू की पूंछ के बराबर है। घोषणा पढ़ने के बाद पूरा चैट रूम फिर से हलचल में डूब गया। यहाँ तक कि तांगिया, जिसने अभी अभी सुपर प्राइज जीता था, वह भी हुआ युहाओ द्वारा जीते गए इनाम से बहुत ईर्ष्या कर रही थी। आखिरकार हुआ युहाओ ने जो खोला वह इस जैद सम्राट बिच्छू की बाहरी आत्मा अस्थि थी। हालांकि उसने अभी अभी जो 9 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां प्राप्त की थीं, वे भी बहुत कीमती थीं, लेकिन हुआ युहाओ द्वारा प्राप्त की गई वस्तु की तुलना में वे निस्संदेह निम्न स्तर की थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी चीजें मिल सकती हैं। अब मेरी ताकत और भी बढ़ सकती है, हुआ युहाओ ने उत्साह से कहा। तियानमेंग, आइस सिल्कवर्म, आइस एम्प्रेस, वांगडोंग, एर और अन्य लोगों ने बारी बारी से उन्हें बधाई दी। मैं इतना ज्यादा नाराज हूँ। तांग सान की चिंता और भी बढ़ गई। भले ही मूल दुनिया में हुआ युहाओ से निपटना समानांतर दुनिया के हुआ युहाओ जितना मुश्किल न हो, तांग सान नहीं चाहती कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाए। अब जब उसने 10 लाख साल पुराने हिम जैद सम्राट बिच्छू की बाहरी आत्मा अस्थि प्राप्त कर ली है, तो हुआ युहाओ की शक्ति निस्संदेह और भी बढ़ जाएगी। जब वह डोलुओ महाद्वीप लौटेगा तो क्यानकुन वेनकिंग घाटी में हुआ युहाओ को फिर से वश में करना और भी कठिन होगा। धिक्कार है, अगली बार मुझे ही चुनना होगा। मैं दोबारा गलत चुनाव नहीं कर सकता। ये सोचकर तांग सान ने मन ही मन कसम खाए। फिर उसने ये देखना शुरू किया कि क्या अन्य लोगों को भी असाधारण पुरस्कार मिल रहे हैं। लेकिन बाद के भाग में, यद्यपि कुछ प्रतिभागियों ने बॉक्स खोलना जारी रखा, फिर भी उन्हें जो पुरस्कार मिले वे अपेक्षाकृत साधारण थे। आइस एम्प्रेस, तियानमेंग, आइस सिल्कवर्म और वांग डोंगर को पुरस्कार मिले, लेकिन वे पुरस्कार वास्तव में साधारण थे। उनके बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो सब खत्म हो जाना चाहिए, है ना। ये देखकर तांग सान ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह बस ये देखना चाहता था कि स्क्रीन दोबारा कब चलने लगेगी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अचानक चैट रूम में 9 और घोषणाएं हो जाएंगी। प्रतिभागी चेंग चेंग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रतिभागी कियू जियानयाओ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रतिभागी तांग दाओ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी शानगुआन चेंटियन को बधाई। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी लिन जेयू को बधाई। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी जुगे युन को बधाई। प्रतिभागी टाइरोन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जन्मजात पूर्ण आत्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रतिभागी तांग लिंग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रतिभागी युन शियाओपियाओ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। अचानक 9 घोषणाएं सामने आईं। चैट रूम में न केवल तांग सान बल्कि वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया।
क्योंकि ये 9 लोग अनजान थे। उन्होंने इन 9 लोगों के बारे में पहली बार सुना था। लेकिन इस समय वे इतने भाग्यशाली क्यों हैं कि उन्हें एक ही समय में एक ही पुरस्कार मिला, और ये 9 लोग एक दूसरे को जानते हुए प्रतीत होते हैं। चेंग चेंग, अरे आप लोग हैं, सबको एक ही इनाम मिला, क्या संयोग है। टायरोन, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रेक अकादमी में उस दिन अलग होने के बाद हम फिर मिलेंगे, और हम इस तरह मिले। तांगलिंग, आप आजकल कैसी हैं? श्रेक अकादमी छोड़ने के बाद से आपने कितना विकास किया है। 9 लोगों ने सबके सामने चैट रूम में बातचीत की, लेकिन चैट रूम में मौजूद अन्य आत्मा गुरुओं ने उनकी बातचीत से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले ही निकाल ली थी। श्रेक अकादमी में बिछड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी श्रेक अकादमी के छात्र हों? यान शाओजे मदद नहीं कर सके, लेकिन डू वेई उनको टैग कर सके। यान शाओजे, ओल्ड डू, क्या ये बच्चे हमारी अकादमी के छात्र हैं? डू वेलुन, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, डीन। यान शाओजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी बातचीत सुनकर तो ऐसा लगता है कि वे सभी हमारी श्रेक अकादमी के छात्र हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने कई साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी? डू वेलुन, मुझे भी नहीं पता। दूसरी ओर जो यी को भी कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसने इतने सारे छात्रों को निष्कासित किया था, उसे कैसे याद रहता कि ये सभी वही छात्र थे जिन्हें उसने सीधे निष्कासित किया था। इसलिए कुछ समय तक उसे उनकी पहचान याद नहीं आई, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। अचानक डोंगर को इन 9 लोगों की पहचान याद आ गई। वांग डोंगर, योहाओ, मुझे अब याद आया, वे 9 लोग वही थे जिन्हें बूढ़ी महिला जो उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। हुओ युहाओ को अचानक याद आया, ओह, मुझे अब याद आया, वाकई वे ही थे। ओह, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उन्हें सीधे नौकरी से निकाल दिया गया था। ये दुखद है। सौभाग्य से उन्होंने कहा कि अब वे ठीक हैं। इस अध्याय का अंत। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 42 मुफ्त वेब उपन्यास। जो ये घबरा गई। वांग डोंगर की बात सुनकर हुआ युहाओ को भी इन 9 लोगों की पहचान याद आ गई। हालांकि हुआ युहाओ उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी। इन 9 लोगों को स्कूल के पहले ही दिन निकाल दिया गया था, तो भला उनके बीच जान पहचान बनाने का समय कैसे मिला होगा? उस समय हुआ युहाओ ने बस आह भरी और कुछ नहीं कहा। लेकिन वांग डोंग एव ने टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकी, वैसे ये लोग तो वाकई दयनीय हैं। आखिरकार उन्हें श्रेक अकादमी में दाखिला मिल गया था, लेकिन उन्हें यूं ही निकाल दिया गया। अगर मैं होती तो मैं बहुत लंबे समय तक दुखी रहती। हुओ युहाओ ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे चुप हो गए। हालांकि चैट रूम में मौजूद कई लोगों ने उनकी बातचीत देख ली थी और सभी इन 9 लोगों की पहचान जानने के लिए उत्सुक थे। जूजी ने कहा, तो इसके हिसाब से तो वे युहाओ के ही वर्ग में आते प्रतीत होते हैं। केके ने टिप्पणी की, क्या उन्हें किसी बड़ी गलती के कारण निष्कासित कर दिया गया? ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन जिंग होंगचेन थोड़ा इतराते हुए दिखे। उन्होंने जुवानजी का जिक्र करते हुए कहा, संक्षेप में, अब ये 9 के 9 जन्मजात आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण प्रतिभाशाली हैं। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो तुमने ये सब पहले क्यों किया, जुवानजी? लगता है श्रेक अकादमी के बारे में तुम्हारी सोच भी औसत दर्जे की है। ये सुनकर जुवानजी ने ठंडी सी झुंझलाहट भरी सांस ली। हालांकि उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी साफ झलक रही थी। आखिर ये 9 प्रतिभाशाली शिष्य थे जिनमें जन्मजात आत्मिक शक्ति कूट कूट कर भरी थी। अगर वे श्रेक अकादमी में ही रहते तो कितना अच्छा होता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस अंधे ने उन सबको निकाल दिया। जोई को अचानक माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें महसूस हुईं। इसका मुख्य कारण ये था कि उसे अचानक इन 9 लोगों की पहचान याद आ गई। पहले तो उसे याद नहीं था, लेकिन हुआ युहाओ और वांग डोंगर के बीच हुई बातचीत देखने के बाद सब कुछ उसे याद आ गया। क्या ये 9 लोग वही नहीं हैं जिन्हें उसने हुआ युहाओ के उस कक्षा में रहते हुए निष्कासित किया था? हुआ युहाओ की वजह से जोई की उस कक्षा के बारे में धारणा पिछली कक्षाओं की तुलना में ज्यादा स्पष्ट थी। उसने इन 9 लोगों को कक्षा में प्रवेश दर बढ़ाने के लिए निष्कासित किया था। उस दिन उनकी व्यक्तिगत जानकारी देखने के बाद जोई ने उनकी कमजोर प्रतिभा के कारण उन्हें निष्कासित करने का निर्णय लिया। उसे लगा कि अगर वह उन्हें पढ़ाना जारी रखेगी तो इससे उसकी कक्षा के प्रवेश दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया। हालांकि ये बातें शुरू में मामूली थीं, लेकिन अब समस्या बन गईं। अगर स्क्रीन पर मूल कालक्रम में हुआ युहाओ का इतिहास दिखाया जाए तो क्या इससे सब कुछ सबके सामने उजागर नहीं हो जाएगा? क्या वहां मौजूद सभी लोगों को जोई के अच्छे कर्मों के बारे में पता नहीं चल जाएगा? ये सोचकर जोई को पसीना आने लगा। वह सचमुच डर गई थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि शायद समानांतर दुनिया से हुआ युहाओ के और वीडियो चलने लगे जिससे उसे कुछ समय मिल सके। दूसरी ओर तांगलिंग और बाकी 9 लोगों को अचानक एहसास हुआ कि यह एक अवसर है।
सच कहें तो आज तक वे उस दिन स्कूल से निकाले जाने को लेकर चिंतित थे। उन्होंने उस समय बस एक छोटी सी गलती की थी, उन्हें जो सजा मिली वह बहुत कठोर थी। उन्होंने उस समय इसकी सूचना दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वे सभी जोगी के छात्र थे। उन्हें मजबूरी में ही जाना पड़ा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि श्रेक अकादमी में दाखिला लेने के लिए उन्होंने और उनके परिवारों ने कितनी मेहनत और कीमत चुकाई थी। जोगी द्वारा उन्हें निष्कासित किए जाने मात्र से ही उनकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई। वे जोगी को बेनकाब करना चाहते थे और उस दिन की अपनी निराशा को जाहिर करना चाहते थे। अब अगर हवा में लगी स्क्रीन उस दिन की घटनाओं को दोबारा दिखा सकती, तो उन्हें विश्वास था कि वहां मौजूद सभी आत्मा गुरु समझदारी से काम लेंगे और निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। इसलिए तांगलिंग और अन्य 9 लोग जोगी के विरोध में प्रार्थना कर रहे थे और शीघ्र ही मूल समय रेखा की छवियों के चलने की कामना कर रहे थे। ठीक उसी समय इनाम से भरे सभी खजाने के बक्से खुल चुके थे और जल्द ही वह आवाज फिर से सुनाई दी। पुरस्कार वितरण समारोह फिलहाल समाप्त हो गया है। अगली बार जो चीज़ दिखाई जाएगी वह मूल समय रेखा में हुआ युवाओं की तस्वीर है। अभी भी पुरस्कारों के साथ एक प्रश्नोत्तरी हो सकती है, कृपया ध्यान से देखें और सक्रिय रूप से भाग लें। आवाज बंद होते ही तांगलिंग और बाकी 9 लड़कियां खुशी से झूम उठीं, जबकि जोगी का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। समस्या ये थी कि हवा में लगी स्क्रीन पर मूल समय रेखा में हुआ युवाओं की घटनाएं अनियंत्रित रूप से चलने लगीं। आत्मा की अंगूठी को सफलतापूर्वक अवशोषित करने के बाद तांगिया और बेई ने हुआ युवाओं को स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में नहीं रहने दिया। वे सीधे स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट से निकलकर तेजी से श्रेक अकादमी की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान लंबी यात्रा के कारण उन्होंने काफी समय सड़क पर बिताया, लेकिन मिस्टीरियस हेवन स्किल और तांग संप्रदाय की अनूठी कलाओं के संपर्क में आने के बाद हुआ युवाओं रास्ते भर जमकर अध्ययन में व्यस्त रहा। हुआ युवाओं ने काफी मेहनत की और अंततः रहस्यमय स्वर्ग कौशल के साथ साथ तांग संप्रदाय के कुछ अनूठे कौशलों में महारत हासिल कर ली। फिर उसने संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाए, उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। लेकिन उस समतल अंतराल में मौजूद आत्मा स्वामी इसे और सहन नहीं कर सके। समानांतर दुनिया में हुआ युवाओं को देखने के बाद आइए फिर से तुलना करें। अचानक मुझे पता चला कि मूल समय रेखा में हुआ युवाओं कितना बुरा है। न केवल उसका साधना स्तर 10 स्तर से भी अधिक कम है, बल्कि उसने बेकार की रहस्यमय स्वर कला सीखी है और अभी तक आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों के बारे में नहीं सीखा है ना? बिल्कुल सही कहा गया है। जब लोगों की तुलना दूसरों से की जाती है तो वे बहुत परेशान करने वाले लगते हैं। हुआ युवाओं वह अवाक रह गया क्योंकि उसे लगा कि ये आत्मा गुरु सही कह रहे हैं। समानांतर दुनिया के हुआ युवाओं की तुलना में वह वाकई थोड़ा कमजोर लग रहा था। अतीत में वह रहस्यमय स्वर कौशल और तांग संप्रदाय के अनूठे कौशलों को सीखने को लेकर आत्मसंतुष्ट था, लेकिन अब वह सचमुच खुश नहीं था। उसे तांग संप्रदाय में शामिल होने का पछतावा होने लगा था। freewebnovel.com हुआ युवाओं और उसके साथी अंततः श्रेक सिटी पहुंच गए। उसके बाद तांगिया और बेई हुआ युवाओं को सीधे श्रेक अकादमी ले गए। अंततः वे श्रेक अकादमी में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सफल रहे। श्रेक अकादमी में प्रवेश करते ही हुआ युवाओं और उसके साथियों ने तुरंत केंद्र में सबसे प्रमुख स्थान पर स्थित 10 मूर्तियों को देखा। बेई और तांगिया को अब इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन हुआ युवाओं आखिरकार पहली बार श्रेक अकादमी में था। इसलिए वह तांगिया और बेई से पूछे बिना नहीं रह सका, भाई बेई बहन तांगिया, ये मूर्तियां किसकी हैं? डॉलुओ दोहरी तुलना, ये युवाओं तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 43 मुफ्त वेब उपन्यास। हुआ युवाओं का सवाल सुनकर बेई अचानक सतर्क हो गई। वह उत्साह से हुआ युवाओं को समझाने लगा, बीच में जो है वह हमारी श्रेक अकादमी का संस्थापक और पहला डीन फ्लैंडर्स है। उनके बाईं ओर जो हैं वे मेरे पूर्वजों में से एक हैं, जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक पूरे डॉलू महाद्वीप के सबसे उत्कृष्ट सैद्धांतिक गुरु हैं। उन्होंने श्रेक अकादमी के प्रत्येक विभाग की वर्तमान शिक्षण नींव, मार्शल सोल की शीर्ष 10 मुख्य दक्षताओं और गुरु यू शियाओगांग की स्थापना की। उनके दाहिनी ओर वाली उनकी पत्नी लियू एरलोंग हैं। वे और डीन फ्लैंडर्स मिलकर गोल्डन आयरन ट्रायंगल बनाते हैं। अगर डीन फ्लैंडर्स ने श्रेक अकादमी की स्थापना की है तो मास्टर ही अकादमी की असली आत्मा हैं। उन्होंने पूरे डॉलू महाद्वीप की आत्मा मार्गदर्शन प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर वे न होते तो डॉलू महाद्वीप के आत्मा गुरु शायद आज के स्तर तक विकसित न हो पाते। इसकी तुलना सूर्य चंद्रमा महाद्वीप से करके देखा जा सकता है। सूर्य चंद्रमा महाद्वीप के आत्मा स्वामी हमारे डॉलू महाद्वीप के आत्माओं स्वामी जितने शक्तिशाली क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि वहां मास्टर यू शियाओगांग जैसे महान व्यक्तित्वों की कमी है। कियान रेनिक्स्यू, यह अनौपचारिक इतिहास कहाँ से आया? यू शियाओगांग की छवि इतनी शानदार और प्रभावशाली कब हो गई? ये किस तरह का मजाक है? निंगरोंगरोंग, अफसोस मास्टर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। जू किंग, ये तो वाकई कुछ ज्यादा ही है। शाओ वो, इसे सही ठहराना वाकई मुश्किल है।
दाइमुबाई और बाकी लोग भी शर्मिंदा थे। अगर यह सच होता तो दाइमुबाई और बाकी लोग यू शियाओगांग के लिए कुछ अच्छे शब्द कहने को तैयार होते। लेकिन समस्या यह है कि यह सच नहीं है। बेईबेई ने अभी स्क्रीन पर जो कहा वह बहुत बड़ा चढ़ाकर था। यू शियाओगांग को जानने वाले लोग भी ये सुनकर शर्म से लाल हो गए। इसलिए वे कियान रेनिक्स्यू का खंडन करने में बहुत संकोच कर रहे थे। लेकिन इस दृश्य ने चैट रूम में मौजूद सभी आत्मा गुरुओं को स्तब्ध कर दिया। आखिरकार उन्होंने पहले जो सुना था वह बेईबेई का कथन था। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यह कथन पूरी तरह से मनगढ़ंत है। ये तो हद से ज्यादा चौंकाने वाला है ना? विभिन्न लोगों के बीच स्थित कई आत्मा गुरुओं ने एक और बात पर विचार करना शुरू कर दिया। यदि यू शियाओगांग की कहानी झूठी हो सकती है तो क्या तांग सान के बारे में प्रचलित कई किंवदंतियां भी झूठी हैं? आखिरकार किंवदंतियों में उन्हें और भी परिपूर्ण बताया गया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसी परिपूर्णता संभव है? जैसे जैसे वे इस बारे में सोचते गए आत्मा गुरुओं का संदेह बढ़ता गया। स्क्रीन चलती रही। बेई पीछे की 7 मूर्तियां हमारी श्वेक अकादमी के असली श्वेक 7 डेविल्स हैं। ये वाइट टाइगर डोलुओ दाइमोबाई है, ये फूड गॉड डोलुओ ऑस्कर है और यह एविल फीनिक्स डोलुओ माहोंगजुन है। बेई ने एक एक करके उनका परिचय देना जारी रखा। जल्द ही तांग सान की बारी आ गई। ये हमारे तांग संप्रदाय के पूर्वज और श्वेक के 7 शैतानों में सबसे शक्तिशाली हैं। 1000 हाथों वाले डोलुओ तांग सान। वास्तव में पूर्वज तांग सान की बात करें तो उनका योगदान गुरु यू शियाओगांग से कम नहीं है, लेकिन उनका योगदान व्यवहारिक कार्यों में अधिक परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए उसने अकेले ही डोलुओ महाद्वीप पर सभी दुष्ट आत्मा स्वामियों को नष्ट कर दिया, जिससे पूरे डोलुओ महाद्वीप में अभूतपूर्व स्थिरता आई। उन्होंने दुष्ट आत्मा हॉल को भी नष्ट कर दिया और उसके बाद कई वर्षों तक आत्मा स्वामी को उनकी युद्ध आत्माओं को मुफ्त में जागृत करने में मदद करने की साम्राज्य की नीति का प्रस्ताव भी उन्होंने ही दिया था। इसलिए हमारे डोलुओ महाद्वीप में पूर्वज तांग सान का योगदान महत्वपूर्ण है। तलों के बीच की दरारों में कियान रेनिक्स्यू ने फिर कहा, तांग सान, तुम सचमुच यू शियाओगांग के शिष्य बनने के योग्य हो। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि तुम दोनों गुरु और शिष्य सांपों और चूहों का झुंड हो। तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। इस समय बीबी डोंग ने भी तांग सान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार तांग सान और यू शियाओगांग अलग अलग थे। यू शियाओगांग की बातों का सामना करते हुए बीबी डोंग ने कुछ संयम बरता। आखिरकार वह उससे प्यार करती थी, इसलिए वह यू शियाओगांग में कोई कमी नहीं निकाल सकती थी। लेकिन तांग सान की बातों पर बीबी डोंग ने कतई बर्दाश्त नहीं किया और सीधे पलटवार किया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तांग सान, तुम अपनी बढ़ाई करने में माहिर हो और सही गलत में भ्रमित हो जाते हो। क्या तुमने ही वधनगर को नष्ट नहीं किया था? इसके अलावा आत्मा स्वामी को उनकी युद्ध क्षमता को शुल्क जागृत करने में मदद करना, क्या ये वह कार्य नहीं है जो हमारे स्पिरिट हॉल ने वर्षों से किया है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इस समय निंग्रोनग्रांग चुप थी। जू झूकिंग भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। स्क्रीन पर जो कुछ दिखाया गया था उसे देखकर वे शर्मिंदा थीं। समस्या ये थी कि वे तांग सान के बारे में कुछ नहीं कह सकती थीं। वह उनके सामने था और अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। भला वे उसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत कैसे कर सकती थीं? इसलिए भले ही वे इस समय तांग सान को बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। केवल शियाओ वो ही खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तीसरे भाई आप। ये सुनकर तांग सान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वह इतिहास में हेरफेर करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि वह इस तरह की बात स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने शाओ वू से कहा, इतिहास की किताबें आने वाली पीढ़ियों द्वारा दर्ज की जाती हैं। कुछ बातें मैं नहीं चाहता कि इस तरह लिखी जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा कई कारणों से किया। वास्तव में मैं ज़्यादातर समय असहाय रहता हूं। लेकिन बीबी डोंग उसकी चालों में बिल्कुल नहीं फंसी और ठंडे लहजे में बोली, तुम इतने जिद्दी हो कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हो। तुमने इस मामले को पर्दे के पीछे नहीं धकेला। इस पर तो मूर्ख भी यकीन नहीं करेगा। तांग सान ने ठंडी सी सांस ली और कुछ नहीं कहा। चैट रूम में मौजूद सभी आत्मा गुरु अचंभित रह गए। तो ये सब बातें झूठी थीं? क्या तुमने अब मान लिया? तांग सान के प्रति उनकी सकारात्मक धारणा फिर से बिगड़ गई। आखिरकार पिछली तांग संप्रदाय की घटना के कारण वे पहले से ही तांग सान से कुछ हद तक असंतुष्ट थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि तांग सान स्वयं इस तरह की बात स्वीकार करेंगे, इसलिए वे सभी उन्हें और भी ज्यादा नापसंद करने लगे। इसी क्षण स्क्रीन पर दृश्य बदलकर दूसरी जगह चला गया। बेई द्वारा हो युहाओ को मूर्ति से परिचित कराने के बाद वह और तांगिया उसे छात्रावास के द्वार तक छोड़ने गए। वहां से उन्हें पता चला कि हुआ युहाओ के शिक्षक जो ही होंगे। हुआ युहाओ को ज्यादा परवाह नहीं थी, वह सीधे अपने छात्रावास की ओर चल पड़ा। तभी नाजुक दिखने वाला एक युवक अचानक हुआ युहाओ के छात्रावास में प्रकट हुआ। लेकिन ये दृश्य देखकर जियाओ वो दंग रह गई। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, रुको जियाओ क्यूई, क्या ये वही जियाओ क्यूई नहीं है?
इस अध्याय का अंत। अध्याय 44 मुफ्त वेब उपन्यास। एक माँ होने के नाते जब शियाओ वू ने स्क्रीन पर वांग डोंग को देखा तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। लेकिन पहचानते ही शियाओ वू के मन में संदेह पैदा हो गया। ये तो ठीक नहीं, क्या ये लड़कों का छात्रावास नहीं है? उसकी बेटी यहाँ कैसे हो सकती है? और वो तो हुआओ युहाओ की रूममेट लगती है। एक लड़का और एक लड़की साथ रहते हैं, कोई समस्या तो नहीं होगी, है ना? ये सब सोचते ही शियाओ वू अचानक थोड़ी चिंतित हो गई। क्योंकि तांग सान उसके ठीक बगल में थी, इसलिए उसे चैट रूम में पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने सीधे तांग सान से ही पूछ लिया। भाई सान, क्या चल रहा है? शियाओ क्यूई लड़कों के छात्रावास में क्यों है और हुआ युहाओ के साथ क्यों रह रही है? ये सुनकर तांग सान शर्मिंदा हो गया। सच कहूं तो इन सब बातों की योजना बनाने के चक्कर में उसे अचानक पसीना आ गया। और हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जिन्हें वह बाद में दूसरों को दिखाना न चाहे, इसलिए उसे इस समय सिर दर्द हो रहा था। लेकिन उसे शाओ वू को स्पष्टीकरण देना ही होगा, इसलिए तांग सान ने जल्दी से शियाओ वू से कहा, लगता है ये लड़की कुछ ज़्यादा ही चंचल है। ये सब बकवास है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये सुनकर जियाओ वू थोड़ी चिंतित हो गई। उसने तांग सान से कहा, लेकिन भाई सान, आपने पहले तो ऐसा नहीं बताया था। आपने कहा था कि आपको जियाओची की स्थिति के बारे में पहले से ही पता था और वह वहाँ सुरक्षित थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तांग सान की पीठ से ठंडे पसीने की बूंदें बहने लगीं। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, ये वाकई सुरक्षित है। और मैं खुद डोलुओ महाद्वीप जाकर इतने मामूली मामले में दखल नहीं दे सकता। ये सुनकर जियाओ वो केवल असहाय होकर आह भर सकी। हाय, ये क्या बकवास है? ये बच्ची एक लड़के के साथ कैसे रहेगी? अगर कुछ हो गया और समय से पहले बच्चा पैदा हो गया तो क्या होगा? तांग सान ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, चिंता मत करो, वे बहुत छोटे हैं, अगर उनकी मंशा भी हो तो उनमें क्षमता नहीं है। ये सुनकर जियाओ वो को आखिरकार राहत मिली। हाँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित था। क्षमा करें भाई सान, हो सकता है कि पहले मेरा रवैया अच्छा न रहा हो। तांग सान ने चुपके से राहत की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, तुम वो औरत हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। ये सुनकर शाओ वो भावुक हो गया, भाई सान टिल्ड। लेकिन दूसरी ओर मौजूद विनाश के देवता इसे और सहन नहीं कर सके। उन्होंने तांग सान और शियाओ वू के बीच के प्रेम प्रसंग को रोकते हुए कहा, तुम दोनों, ये ठीक नहीं है। क्या तुम्हें मुझे अपनी बेटी के पाताल लोक में जाने का कारण नहीं बताना चाहिए? तांग सान अचानक थोड़ा अभिभूत महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि मूल समय रेखा में हुआ युहाओ के वीडियो में उसकी कई योजनाएं शामिल थीं और वह नहीं चाहता था कि इनमें से कई बातें दूसरों को पता चलें। लेकिन अब वे सब सार्वजनिक हो चुकी थीं। सौभाग्य से इस समस्या का फिलहाल समाधान आसान था, इसलिए उसने तुरंत विनाश के देवता से पूछा, विनाश के देवता, अगर मुझे सही याद है तो देवलोक में ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए जो मेरी बेटी को निम्नलोक में जाने से स्पष्ट रूप से रोकता हो, है ना? आखिरकार, हालांकि मैं देवराज हूँ, वह अभी तक देवी नहीं बनी है। जब तक वह खुश है, वह जहाँ चाहे जा सकती है। ऐसे में मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। मुझे आपको क्या समझाने की जरूरत है? ये सुनकर विनाश के देवता ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। हालांकि तांग सान का तर्क वास्तव में तर्कसंगत था, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। एक गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने तांग सान से कहा, हाँ, मैंने अपनी सीमा पार कर दी। आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। वह स्पष्टवादी था और उसने तांग सान और शियाओ वू से सीधे माफ़ी मांगी। इसके बाद उन्होंने इस मामले पर आगे कोई चर्चा नहीं की। ये देखकर तांग सान ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उनकी बातचीत कुछ साधारण सी ही हुई थी, फिर भी तांग सान घबराया हुआ था क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई बात लीक न हो जाए। सौभाग्य से फिलहाल खतरा टल चुका था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन जल्द ही उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। यह मामला तो सुलझ गया, लेकिन अगले मामले का क्या? क्या अगली सफाई भी इतनी ही आसान होगी? ये सोचते ही तांग सान का सिरदर्द और बढ़ गया। हालांकि उसे थोड़ी राहत मिली कि उसने कियानकुन वेंकिंग घाटी में हुआ युहाओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वरना विनाश के देवता उसे सीधे पकड़ लेते और उसका काम तमाम हो जाता। वह स्क्रीन को देखता रहा। इस समय तस्वीर में वांग डोंग ने हुआ युहाओ को देखते ही उससे बात करना शुरू कर दिया। उसने गर्व भरे चेहरे से कहा, तुम भी इसी छात्रावास में हो, है ना? चूंकि तुम छात्रावास की बहुत अच्छी तरह सफाई करते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अपने साथ रहने की अनुमति देता हूँ। लेकिन आपको कुछ नियम याद रखने होंगे। सबसे पहले, आपको किसी को भी यूं ही छात्रावास में वापस लाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, आपको छात्रावास में नग्न रहने और दूसरों को परेशान करने की अनुमति नहीं है। तीसरा, आपको रात को सोते समय खर्राटे लेने की अनुमति नहीं है। चौथा, मुझे परेशान मत करो। पांचवी बात, अब से छात्रावास की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेकिन मेरे बिस्तर को मत छूना। क्या तुमने मुझे ठीक से सुना?
इस दृश्य को देखकर आत्मा स्वामियों के एक समूह ने शिकायत किए बिना नहीं रह सके, मूल समयरेखा में हुआ युहाओं को कोई साथी कैसे मिल सकता है? उसे तो पिता मिल गया, अगर उसे नौकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो पता नहीं वह विरोध कर पाएगा या नहीं। जुजी ने वांग डोंग को गंभीरता से देखा। क्या ये वांग डोंगर है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह थोड़ी अभिमानी और दबंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि युहाओं को ये पसंद हो या फिर उसमें आत्मपीड़ा की प्रवृत्ति हो? ये सोचते ही उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सा भाव आ गया। वांग डोंग एर ने अपने पहले के अभिमानी और दबंग रूप को देखकर थोड़ा सा शर्मा गई। हो युहाओ मुस्कुराई और बोली, वैसे डोंग एर, तुम्हारा किरदार पहले सचमुच ऐसा ही था। वांग डोंग एर ने असहज होकर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं उस समय छोटी थी और मेरे परिवार ने मुझे यही सिखाया था। वांग कियू एर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि उसमें ऐसा क्या खास है। हो युहाओ ने तुरंत मामले को संभालने की कोशिश की, ऐसा मत कहो कियू एर। आखिरकार डोंग एर बदल गई है। वह उस समय छोटी थी, ये स्वाभाविक है। वांग कियू एर ने नाक सिकोड़ी लेकिन कुछ और नहीं कहा। फिर स्क्रीन पर वीडियो तुरंत दोबारा चलने लगा। वांग डोंग की बातें सुनकर हुआ युहाओ स्वाभाविक रूप से चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत वांग डोंग से नाता तोड़ा और फिर बाहर जाकर जमकर लड़ाई की। हालांकि अंत में उसे थोड़ी अनिच्छा से जीत मिली, लेकिन आखिरकार वह जीत गया। फिर दिन की सारी घटनाएं समाप्त हो गईं। अगली सुबह जल्दी हुआ युहाओ कक्षा में रिपोर्ट करने गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह और वांग डोंग एक ही कक्षा में थे। वह अपनी सीट पर बैठा कक्षा शुरू होने का इंतजार करने लगा। अंत में एक बूढ़ी औरत अंदर आई। अध्याय 45 मुफ्त वेब उपन्यास। क्या श्रेक अकादमी में यही शिक्षण वातावरण है? अच्छा, मैं इसे कैसे कहूँ? ये काफ़ी साधारण दिखता है। यह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। मूल समय रेखा में हो युहाओं के दर्शन का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोगों के बीच की दरारों में आत्मा स्वामियों के एक समूह ने श्रेक अकादमी के शिक्षण वातावरण को स्पष्ट रूप से देखा। ये कहना गलत नहीं होगा कि डोलुओ महाद्वीप की सबसे उत्कृष्ट अकादमी होने के नाते कई आत्मा स्वामी श्रेक अकादमी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि समस्या यह है कि श्रेक अकादमी में प्रवेश की शर्तें बहुत सख्त हैं। इन परिस्थितियों में हालांकि अधिकांश लोग श्रेक अकादमी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें इसे अपनी आंखों से देखने का अवसर कभी नहीं मिला है। फिलहाल हालांकि आत्मा के गुरु स्वयं श्रेक अकादमी में नहीं आए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन्हें इसे समझने का मौका मिला। फिर भी कई आत्मा के गुरुओं ने पाया है कि श्रेक अकादमी का शिक्षण वातावरण बहुत ही साधारण लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि श्रेक अकादमी का शिक्षण वातावरण खराब है, बस ये सबको काफ़ी साधारण लगता है। हालांकि पूरे डोलू महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ अकादमी होने के नाते इसका इतना साधारण होना थोड़ा अनुचित लगता है ना? freewebnovel.com। इस समय कई आत्मा गुरुओं को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। यहाँ तक कि स्टार लुओ इंपीरियल अकादमी या हेवनली सोल इंपीरियल अकादमी में अध्ययनरत कुछ छात्रों ने भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया था। ये औसत है। सच कहूँ तो सजावट हमारी अकादमी से कहीं ज़्यादा खराब है। हमारी अकादमी की तुलना में श्रेक अकादमी थोड़ी ज़्यादा ही साधारण लगती है। स्टार लुओ इंपीरियल अकादमी और हेवनली सोल इंपीरियल अकादमी के छात्र आपस में बातचीत करते रहे और उनकी बातों से जल्द ही कई लोग सहमत हो गए, क्योंकि उन दोनों अकादमियों में अभी भी बहुत सारे छात्र नामांकित थे। तुम्हें क्या पता, यह एक स्कूल है, कोई पर्यटक स्थल नहीं। ये दृश्य देखकर जुवान लाओ तुरंत नाराज हो गए। उन्होंने सब पर ताना मारते हुए जल्दी से कहा, अकादमी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? शिक्षा, बस यही असली है, बाकी सब नकली है। इतना सुंदर स्कूल क्यों बनाया? पर्यटन के लिए। मेरी राय में आपने जो उदाहरण दिए हैं वे सभी गलत तरीके हैं। आखिरकार तलवार के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले स्टील का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या श्रेक अकादमी में हमारे पास उतना पैसा नहीं है? हम श्रेक अकादमी में उस पैसे का इस्तेमाल शिक्षकों की योग्यता में सुधार करने के लिए करते हैं। उन औपचारिकताओं की तुलना में हमारी श्रेक अकादमी व्यवहारिक कार्य पर अधिक केंद्रित है। हम जो कुछ भी करते हैं वह छात्रों की रुचियों पर आधारित होता है ताकि बेहतर छात्र तैयार किए जा सकें। तो श्रेक अकादमी में हमारे शिक्षकों की योग्यताएं पूरे डोलू महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। वह लगातार बोलता रहा और श्रेक अकादमी की प्रशंसा करने के तरीके ढूंढता रहा। इतना ही नहीं, वह अन्य अकादमियों को नीचा दिखाने की भी कोशिश करता रहा। हालांकि जुवान लाओ की विशेष प्रतिष्ठा और प्रबल शक्ति के कारण अन्य अकादमियों के डीन ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। पहले जिन आत्मा गुरुओं के समूह ने यह बात कही थी, उन्हें लगा कि उनकी बातों में कुछ सच्चाई है। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह सच है। जब तक शिक्षण वातावरण बहुत खराब न हो तब तक ठीक है, और श्रेक अकादमी का शिक्षण वातावरण स्वीकार्य माना जा सकता है। अगर शिक्षक योग्य हो तो कोई समस्या नहीं होगी। इसे श्रेक अकादमी कहलाना उचित ही है। ये वाकई दूरदर्शी सोच है।
आत्मा के गुरुओं की बातें जारी रहीं, कुछ तो श्रेक अकादमी की तारीफ करने लगे, जिससे जुबान लाओ को और भी अच्छा लगा। आखिरकार वह भी श्रेक अकादमी का एक वरिष्ठ सदस्य था और उससे उसका गहरा लगाव था, इसलिए दूसरों को श्रेक अकादमी की प्रशंसा करते सुनकर उसे ऐसा लगा मानो वे उसकी ही प्रशंसा कर रहे हों। उस पल उसका मन प्रसन्न हो गया। लेकिन जिंग होंगचेन ने जुबान लाओ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। सन मून एम्पायर और श्रेक अकेडमी के बीच प्रतिस्पर्धा का रिश्ता है और वह हमेशा से जुबान लाओ को नापसंद करता रहा है। इसलिए इस समय उसे मजबूर होकर इसके विपरीत बोलना पड़ा। जिंग होंगचेन ने ताना मारते हुए कहा, शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करना आपका काम नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी दृष्टि होती है। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि आपकी श्रेक अकादमी के शिक्षकों की योग्यता कितनी उच्च स्तर की है। इस समय सभी ने फिर से स्क्रीन की ओर देखा। इसी क्षण चैट रूम के मैसेज वेव में कई संदेश तेजी से दिखाई दिए। तांगलिंग, उच्च शिक्षक योग्यता, एकदम घटिया। जो ही वह बेवकूफ़ पक्षी कुछ नहीं जानता और यूं ही लोगों को निकाल देता है। श्याओपियाओ, जो ही अब तो तुम्हारा पर्दाफाश होना तय है। तुम्हारा काम तमाम हो गया। लेकिन ये संदेश बहुत जल्दी दिखाई दिए। चैट रूम में संदेशों की अधिकता के कारण ये क्षणिक थे। विशेष पदनाम वाले लोगों को छोड़कर आम लोगों की टिप्पणियां तुरंत हटा दी गईं, इसलिए उन्होंने अभी के संदेशों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्क्रीन पर एक बूढ़ी औरत कक्षा में दाखिल हुई। उसकी त्वचा रूखी और बाल सफ़ेद थे, सिर के ऊपर भूरे बाल घुंघराले थे और उसने एक सफ़ेद चोला पहना हुआ था जिससे उसका शरीर मध्यम कद का लग रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें बहुत चमकीली थीं और उसकी काली आंखें दमक रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि क्या वह जानबूझकर छात्रों को चेतावनी दे रही थी। जैसे ही बूढ़ी महिला कक्षा में दाखिल हुई, विद्यार्थियों को अपने ऊपर एक तीव्र मानसिक दबाव महसूस होने लगा। हालांकि बूढ़ी महिला का यह मानसिक दबाव जानबूझकर उन पर लक्षित नहीं था, फिर भी कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों ने एक जबरदस्त दबाव महसूस किया। बुजुर्ग महिला के प्रति उनके मन में स्वाभाविक रूप से भय बढ़ गया और अचानक सभी छात्र चुप हो गए। बुजुर्ग महिला इस शांति से बहुत संतुष्ट थी। उसने और समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मंच की ओर चली गई, फिर वहां खड़ी हो गई। उसकी आंखें शांतिपूर्वक बाएं से दाएं घूम रही थीं। अचानक सभी को ऐसा लगा जैसे वह उन्हें देख रही हो और उनके दिलों में दबाव बढ़ गया। अंत में उस बूढ़ी महिला ने उपस्थित सभी छात्रों से ठंडे लहजे में कहा, मेरा नाम जोगी है और मैं आपकी कक्षा की शिक्षिका हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि आपकी कक्षा में कितने लोग मेरे साथ अगले साल तक टिक पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कक्षा में सभी बेकार चीज़ें मूल्यांकन में पास नहीं होंगी। हाँ, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मैं राक्षसों का निर्माण करना चाहता हूँ। शक्तिशाली राक्षस, कमजोर और बेकार नहीं। अध्याय 46 मुफ्त वेब उपन्यास। बीबी डोंग, श्रेक अकादमी, यह अभी भी पहले जैसी ही है। कियान रेनिक्स्यू, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है और जोई उन्हें कचरा कहकर डांट रहे हैं। मैंने पहली बार ऐसा निरर्थक शिक्षक देखा है। जिंग होंगचेन, जुबानजी, क्या ये श्रेक अकादमी में तुम्हारा शिक्षक है? लगता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। विमानों के बीच के अंतराल में मूल समय और स्थान की सामग्री को प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन पर चलाई गई नई तस्वीर को देखने के बाद सभी आत्मास्वामी अब और संयम नहीं रख सके। विशेषकर बीबी डोंग, कियान रेनेक्स्यू और जिंग होंगचेन, जो हमेशा से श्रेक अकादमी से बेहद असंतुष्ट रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद उन्होंने बिना किसी संकोच के इसका जमकर मजाक उड़ाया। इस दृश्य को देखने के बाद इसी तरह की भावना महसूस करने वाले कई माता पिता ने भी अपनी शिकायतें व्यक्त करना शुरू कर दिया। हाँ, इस जोई में क्या खराबी है? क्या सच में ऐसे शिक्षक होते हैं? मैंने अपने बच्चों को श्रेक अकादमी में सीखने के लिए भेजा था, न कि बिना किसी कारण के डांट सुनने के लिए। बिल्कुल सही। अगर वे गलती करते हैं और उन्हें डांट पड़ती है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि कुछ हुआ ही नहीं। बिना किसी कारण के इस तरह डांट पड़ना बहुत ही अनुचित है। एक एक करके माता पिता अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए बोलते रहे। उन्होंने जल्द ही श्रेक अकेडमी के यान शाओजे को बेतहाशा टैग करना शुरू कर दिया, जिसका मकसद उनसे स्पष्टीकरण मांगना था। आखिरकार श्रेक अकादमी में अध्ययन करने आने वाले अधिकांश लोग गणमान्य व्यक्ति होते हैं और वे सभी गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इस समय अपने बच्चों को ऐसा शिक्षक मिलते देख वे स्वाभाविक रूप से बेहद क्रोधित महसूस करते हैं। लेकिन श्रेक अकादमी के सभी सदस्य सामूहिक रूप से चुप रहे। इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था और शिक्षक इसका दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। जिंग होंगचेन द्वारा उपहास किए जाने के बाद जुबानजी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। वह वहीं पर उदास चेहरे के साथ गहरी भौहें चढ़ाए खड़ा रहा। मुंह इनके चेहरे के भाव भी बदल गए। वह जानता था कि इस तरह जारी रहने से श्रेक अकादमी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए मुएन ने तुरंत चैट रूम में यान शाओजे को टैग किया ताकि वे श्रेक अकेडमी को जल्द से जल्द साफ सुथरा दिखाने में उनकी मदद कर सकें। मुएन, शाओजे, ये सब क्या हो रहा है? हमारी श्रेक अकादमी में ऐसा शिक्षक क्यों है?
आपको मुझे डोलुओ महाद्वीप के लोगों को और छात्रों के माता पिता को एक स्पष्टीकरण देना होगा। यान शाओजे को मजबूरी में जवाब देना पड़ा। शिक्षकों, अभिभावकों, चिंता न करें, देखो और इंतजार करो। अगर मुझे सही याद है तो ये शिक्षिका जो यी हमारे स्कूल में सबसे अधिक प्रवेश दर वाली शिक्षिका होनी चाहिए। वह अभी भी बहुत सक्षम है। बेशक उसमें कमियां हैं, उसका व्यक्तित्व थोड़ा चिड़चिड़ा और बहुत सख्त है, लेकिन इसके अलावा कोई और समस्या नहीं है। कृपया उसे थोड़ा और धैर्य दें और पहले उसे ही सिखाने दें। ये सुनकर माता पिता और आत्मा गुरु अंततः अस्थायी रूप से अपने क्रोध को दबाने में सफल रहे। ठीक है डीन यान, तो हम आपकी खातिर इस जोई पर नज़र रखेंगे। सभी लोग स्क्रीन पर देख रही तस्वीर को देखते रहे। तस्वीर में इस समय जोई ने तुरंत दोबारा बोलना शुरू कर दिया। पंजीकरण शुरू होने के बाद से जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, कृपया खड़े हो जाएं। वह शांत चेहरे के साथ पोडियम पर खड़ी हुई और फिर कक्षा में बैठे छात्रों को तीखी निगाहों से देखा। लेकिन पूरी कक्षा में सन्नाटा पसरा हुआ था। आज स्कूल का पहला दिन था और वे अभी अभी मिले थे, तो इतने सारे झगड़े कैसे हो सकते थे? और बिना झगड़े के लड़ाई कैसे हो सकती थी? फिर भी अगर कोई लड़ाई हुई भी होती तो कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि इसे स्वीकार करे, इसलिए लंबे समय बाद भी एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसी क्षण हुआ युहाओ सीधे खड़ी हो गई। हुओ युहाओ को खड़े होते देख वांग डोंग ने भी ठंडी सांस ली और खड़ा हो गया। वह उससे पीछे नहीं रहना चाहता था। जो वी ने उन दोनों पर बस एक नज़र डाली और फिर अपनी नज़रें हटा लीं। फिर उसने कक्षा के सभी छात्रों को डांटते हुए कहा, सिर्फ 2। कितना बकवास है। क्या तुम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है कि जो लोग परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते वे औसत दर्जे के होते हैं? इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर निकलकर श्रेक स्क्वायर के चारों ओर 100 बार दौड़ें। जो भी दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। सभी माता पिता freewebnovel.com। वे चैट रूम में दोबारा डांटने से खुद को रोक नहीं पाए। ये किस तरह के बेतुके मूल्य हैं? जो लोग परेशानी नहीं खड़ी करते, क्या वे औसत दर्जे के होते हैं? मेरा बच्चा अच्छा है, क्या उसका परेशानी न खड़ी करना गलत है? उसके तर्क के अनुसार लुटेरों और बदमाशों सहित सड़कों पर उपद्रव करने वाले लोग साधारण नहीं होते। ये तो सरासर बेतुका है। ये किस तरह का बेवकूफ़ शिक्षक है? और ये देखकर यान शाओजे को बहुत पसीना आ रहा था। वह क्रोधित होने ही वाला था, लेकिन इस घटना का उनसे कोई लेना देना नहीं था। डीन होने के नाते वे स्कूल के हर शिक्षक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कैसे कर सकते थे? इसलिए उन्हें जोई के ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। संयोगवश वह मार्शल सोल विभाग के डीन थे और सभी घटनाएं वहीं घट रही थीं। अब हर चीज़ का दोष उसी पर मढ़ा जाना था। इस बारे में सोचने के बाद यान शाओजे को भी थोड़ी झुंझलाहट हुई और वह खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। इस जोई को किसने आमंत्रित किया? उसने बगल में खड़े डू वेलुन की ओर देखा और बोला, बूढ़े डू। डू वेलुन ने भी लाचारी से आह भरी और कहा, मुझे सटीक जानकारी नहीं है। यान शाओजे इस बारे में सोचते सोचते और भी उलझन में पड़ गया। मैं तुमसे हिसाब बाद में चुकाऊंगा। स्क्रीन चलती रही। जोई की बातें सुनकर एक और छात्र विरोध करने के लिए खड़ा हो गया। वह खड़ा हुआ और बोला, शिक्षक जी, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लड़ाई न करने पर हमें क्यों दंडित किया जाना चाहिए? यह अन्याय है। लेकिन जोई ने उदासीनता से कहा, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो तुम बाहर जा सकते हो। प्रधानाध्यापक होने के नाते मुझे किसी भी छात्र को निष्कासित करने का अधिकार है। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं। अगर मैंने तुम्हें उस समय के भीतर श्रेक स्क्वायर में इधर उधर भागते हुए नहीं देखा तो तुम सबको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, अचानक उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। आत्मा की शक्ति में आए तीव्र उतार चढ़ाव ने वहां मौजूद सभी विद्यार्थियों को जकड़ लिया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सांस नहीं ले पा रहे हों। जोई के पैरों से आत्मा के छल्लों के घेरे उठने लगे। 2 पीले, 2 बैंगनी और 2 काले 6 आत्मा के छल्ले एक अवर्णनीय शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़े और कक्षा में बैठे छात्र इस दमनकारी वातावरण के कारण भयभीत हो गए। छात्रों में विरोध जारी रखने का साहस नहीं रहा। वे सभी शर्म से खड़े होकर खेल के मैदान की ओर भाग गए। लेकिन ये दृश्य देखकर सभी माता पिता फिर से क्रोधित हो गए। इस अध्याय का अंत। अध्याय 47 मुफ्त वेब उपन्यास। ये क्या है? शारीरिक दंड या जानबूझकर डराया गया है? मेरा बच्चा बचपन से ही डरपोक है। अगर वो उससे डर जाए तो क्या होगा? और अंततः क्या इस मामले में बच्चों की गलती नहीं होनी चाहिए? हम इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, बच्चों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जोई नाम की इस बूढ़ी औरत ने ऐसा किया और उसने बच्चों को डराने के लिए जबरदस्ती आत्मा शक्ति का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 100 चक्कर लगाने होंगे और अगर वे दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। इसका क्या कारण है? बच्चों ने आपकी श्रेक अकादमी में दाखिला लेने के लिए बहुत मेहनत की है और आपकी श्रेक अकादमी की फीस भी बहुत महंगी है।
क्या आप सिर्फ इस बात के लिए बच्चों को निकालना चाहते हैं? क्या यह आपकी श्रेक अकादमी की छात्रों से फीस में जानबूझकर धोखाधड़ी करने की कोई चाल है? इस समय स्क्रीन पर अभी अभी प्रदर्शित हुई सामग्री को देखने के बाद विमानों के बीच के अंतराल में फंसे कई छात्रों के माता पिता अब इसे और सहन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन्होंने तुरंत यान शाओजे का सामना नहीं किया। स्क्रीन पर वह दृश्य देखने के बाद उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसलिए कई अभिभावकों ने सीधे तौर पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यान शाओजे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लिएरहू अट यान शाओजे, डीन यान, हम सभी आशा करते हैं कि आप इस मामले के संबंध में हमें स्पष्टीकरण दे सकते हैं। लियू सैंडाओ अट यान शाओजे, बिल्कुल सही, डीन यान। अब पूरे डोलू महाद्वीप में हर कोई देख रहा है। अगर आप इस मामले को ठीक से नहीं संभाल पाए तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में सभी मिलकर आपकी श्रेक अकादमी का विरोध करेंगे। लू रेंजिया अट यान शाओजे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके श्रेक अकादमी में प्रवेश करने के बाद से मेरा बच्चा अंतर्मुखी हो गया है। तो यही बात है। विमानों के बीच की खाई में मौजूद जो ली ने स्वाभाविक रूप से ये दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से देखा। सच कहूं तो वह उस समय सचमुच डर गई थी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर इसी तरह की स्थिति के होने का था। लेकिन कोई रास्ता नहीं था, चाहे वह कितनी भी डरी हुई हो वह इसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि इस तरह की घटना पहले ही पूरी तरह से घटित हो चुकी थी। इसलिए इस समय उसका दिल भय से भरा हुआ था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि श्रेक अकेडमी उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। एक बार जब ये बातें सामने आ गईं तो वह निस्संदेह श्रेक अकादमी की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी। और श्रेक अकादमी को हमेशा अपनी छवि और प्रतिष्ठा की परवाह रही है। इसलिए जोई को डर था कि जैसे ही वे इस समतल अंतराल को पार करेंगे, श्रेक अकादमी का वरिष्ठ प्रबंधन उसकी हत्या करने के लिए किसी को भेज देगा। freewebnovel.com, ऐसा होना तो तय था। इसके अलावा ये माता पिता उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। पहले श्रेक अकादमी के संरक्षण के कारण मामला उजागर नहीं हुआ था, इसलिए जोई स्वाभाविक रूप से निश्चिंत रह सकता था। लेकिन अब श्रेक अकादमी उसकी रक्षा करना जारी नहीं रखेगी, और छात्रों के इस समूह के अभिभावकों में उसने कई ऐसे लोगों को देखा जिनकी व्यक्तिगत जानकारी से पता चलता है कि वे सोलसेंट या उससे ऊपर के स्तर के थे। यदि ये लोग डोलुओ महाद्वीप लौटने के बाद उस पर हमला करना चाहते थे, तब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये सोचते ही जोई का चेहरा तुरंत थोड़ा पीला पड़ गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बगल में खड़े फैंग यू की ओर देखते हुए बोली, पतिदेव, मुझे क्या करना चाहिए? क्या भविष्य में मेरी हत्या कर दी जाएगी? इस समय फैंग यू का चेहरा भी बेहद गंभीर था, लेकिन फिर भी उसने जोई को दिलासा देने की कोशिश की, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अकादमी में उन लोगों में से एक हूं जिनके पास 9वें स्तर के आत्मा अभियंता बनने का सबसे अच्छा मौका है। वे मुझे सम्मान देंगे। जोई तुरंत उत्साहित हो गया, सचमुच? फैंग यू ने सिर हिलाया। हो सकता है कि वे बाद में तुम्हें प्रतीकात्मक रूप से दंडित करें, लेकिन मेरी खातिर वे इसे माफ कर देंगे। चिंता मत करो। ये सुनकर जोई को राहत मिली। हालांकि उन्हें और फैंग यू को यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी बातचीत खत्म होते ही यान शाओजे ने श्रेक अकादमी की ओर से अंतिम फैसला सुना दिया था। स्पष्ट रूप से जनमत के इतने भारी दबाव को झेलने के बाद श्रेक अकादमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने और मौके पर ही सभी को स्पष्टीकरण देने का फैसला किया, ताकि श्रेक अकादमी की प्रतिष्ठा को यथासंभव बहाल किया जा सके। इसी क्षण यान शाओजे ने चैट रूम में जवाब दिया, यान शाओजे, सब लोग कृपया शांत हो जाए। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी हमारी श्रेक अकादमी की है। इसका कारण यह है कि हमारी श्रेक अकादमी शिक्षकों के चयन में पर्याप्त सख्त नहीं थी, जिससे ऐसे अवसरवादियों को हमारे साथ जुड़ने का मौका मिल गया, जिसने हमारे शिक्षण स्टाफ की गुणवत्ता को गंभीर रूप से कम कर दिया है। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें अभिभावकों, जोई महज एक अपवाद है। हमारे श्रेक अकादमी के अधिकांश शिक्षकों की योग्यता अभी भी बहुत अच्छी है। अभिभावकों के एक समूह ने जवाब दिया, डीन यान, आपने इतना कुछ कह दिया है, लेकिन आपने अभी तक ये तय नहीं किया है कि जोई से कैसे निपटना है। क्या हमारे बच्चों को धमकाना व्यर्थ है? हाँ, सही है। क्या मामला खत्म हो गया? यान शाओजे, कृपया शांत हो जाए। हम श्रेक अकादमी अब जोई के लिए सजा की घोषणा करेंगे। सबसे पहले हम जोई और उसके सभी रिश्तेदारों को निष्कासित कर देंगे और उन्हें हमेशा के लिए हमारी श्रेक अकादमी की ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। अब से जोई और उसके सभी रिश्तेदार हमारी श्रेक अकादमी के दुश्मन हैं। हमारी अकादमी उससे संबंधित छात्रों को भर्ती नहीं करेगी। हम जोई या उससे संबंधित किसी के साथ सहयोग नहीं करेंगे। साथ ही हम जोई से इस घटना के कारण श्रेक अकादमी को हुए सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए कहेंगे। यदि वह मुआवजा नहीं दे सकता तो हम उसे कड़ी सजा देंगे। यान शाओजे यहीं रुके, फिर उन्होंने नए छात्रों के लिए मुआवजे के बारे में बात करना शुरू किया।
यान शाओजे, बेशक जोहुई को दी जाने वाली सजा एक पहलू है, लेकिन दूसरी ओर हमारी श्रेक अकादमी को जोहुई द्वारा पढ़ाए गए सभी छात्रों को उसके द्वारा पहुंचाई गई मानसिक क्षति के लिए मुआवजा भी देना होगा। भले ही यह शुल्क काफ़ी अधिक है और प्रतिभागियों की संख्या भी बड़ी है, लेकिन हमारी श्रेक अकादमी इसे कभी भी हल्के में नहीं लेगी। मुझे उम्मीद है कि सभी हमें थोड़ा समय देंगे। हम सब इस मुश्किल दौर से निकलने के बाद तुरंत और पूरी तरह से सभी को मुआवजा दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि उस समय सभी लोग मिलकर हमारी श्रेक अकादमी की देखरेख कर सकेंगे और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अंत में, कृपया इस घटना से आहत सभी छात्रों और अभिभावकों को हमारी श्रेक अकादमी की हार्दिक माफ़ी स्वीकार करने की अनुमति दें। सभी से माफ़ी चाहता हूँ। इस घटना से आप सभी निराश हुए हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं होगी। अध्याय 48 मुफ्त वेब उपन्यास। मुझे उम्मीद है कि श्रेक अकादमी, आप अपने वादे पर खरे उतरेंगे। इस बार आपने जो कहा वह पूरे डोलू महाद्वीप में सुना गया। अगर आप अपना वादा तोड़ते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ, इस बार हम आप पर फिर से भरोसा करेंगे। खैर, चूंकि श्रेक अकादमी इतनी ईमानदार है, इसलिए हम माता पिता इन मामलों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बशर्ते आप जल्द से जल्द तय किए गए सभी मुआवजे भेज दें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शाओजे की बात सुनने के बाद श्रेक अकादमी ने जोहुई को दी जाने वाली सजा और मुआवजे का प्रावधान किया। विमानों के बीच के अंतराल में रहने वाले अधिकांश माता पिता अभी भी बहुत संतुष्ट थे। आखिरकार उन्होंने पहले इतना हंगामा इसलिए किया था ताकि जोहुई को दंडित किया जा सके और मुआवजा प्राप्त किया जा सके। अब जबकि श्रेक अकादमी ने उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने लगातार हमला जारी नहीं रखा बल्कि आगे बढ़ने से पहले ही रुकने का फैसला किया। माता पिता ये भी जानते थे कि श्रेक अकादमी डोलुओ महाद्वीप पर एक विशालकाय संस्था थी। हालांकि उनका नाम स्कूल के नाम पर रखा गया था, वे एक शीर्ष बल थे। ये ठीक था क्योंकि इससे पहले श्रेक अकेडमी गलत थी। यदि वे मुआवजा और सजा दिए जाने के बाद भी उपद्रव करने का विकल्प चुनते हैं तो अंत में उन्हें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इन अभिभावकों ने इस मामले में गहराई से विचार नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि मामला खत्म हो गया है। दूसरी ओर विमानों के बीच के अंतराल में एक और जगह पर आखिरकार मुसीबत खत्म हो गई। यान शाओजे ने चैन की सांस ली जब उसने देखा कि चैट रूम में मौजूद अभिभावकों की भावनाएं आखिरकार स्थिर हो गई हैं। बगल में खड़ा जुबान लाओ इतना क्रोधित था कि उसने अपने दांत पीस लिए। आखिरकार इस बार श्रेक अकेडमी से मिली हार बहुत बड़ी थी। न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिष्ठा की हानि थी। श्रेक अकादमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रतिष्ठा है, क्योंकि जब तक प्रतिष्ठा बनी रहती है और श्रेक अकादमी की ताकत साथ साथ मौजूद रहती है, तब तक व्यक्ति जितना चाहे उतना धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस बार जोहुई ने उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इससे जुबान लाओ को बेहद गुस्सा आया। ठंडी सांस लेते हुए उसने यान शाओजे से कहा, शाओजे, जोहुई को इस मामले की कीमत चुकानी होगी। उसे आसानी से मत जाने दो। ये सुनकर यान शाओजे के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसे अभी अभी मिले सारे गुस्से के प्रति मन में द्वेष था। इस मामले के लिए पूरी तरह से उन्हें ही दोषी ठहराया गया, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन श्रेक अकादमी के मार्शल सोल विभाग के डीन होने के नाते उन्हें मध्यस्थता के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। पहले पूरी श्रेक अकादमी के कारण यान शाओजे को सुलह का दिखावा करना पड़ा था, लेकिन अब जब मामला सुलझ चुका था तो उसे जोहुई के साथ धीरे धीरे हिसाब किताब निपटाना होगा। ये सोचकर यान शाओजे ने जुबान लाओ से कहा, चिंता मत करो जुबान लाओ, मैं इस बार उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यान शाओजे के बोलने के बाद उसने चैट रूम को फिर से खोल दिया। फिर उन्होंने सीधे जोहुई को निशाना बनाया। यान शाओजे, जोहुई, हमारे श्रेक अकादमी के आंकड़ों के अनुसार इस बार आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया है वह बहुत बड़ा है। हम आशा करते हैं कि आप 1 वर्ष के भीतर इसकी भरपाई कर देंगे। मुआवजे की राशि 10 लाख सोने के आत्मा के सिक्के। यह मुआवजा सुनकर जोहुई का चेहरा काला पड़ गया। वह एक छोटी सी 6 रिंग वाली आत्मा सम्राट है जो श्रेक अकादमी में एक शिक्षिका है। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? इस समय यान शाओजे का टैग देखकर जोहुई का दिल बैठ गया। अगर उसे बेच भी दिया जाए तो भी यह उसकी भरपाई के लिए काफ़ी नहीं है। उसका चेहरा बेहद बिगड़ गया। उसने तुरंत बगल में खड़ी फैन यू की ओर मदद के लिए देखा। इस समय जोहुई के लिए फैन यू मानो आखिरी उम्मीद थी। इसलिए जोहुई ने चापलूसी भरे चेहरे से फैन यू से कहा, पतिदेव, अब केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। तुम मेरी मदद करोगे ना? हालांकि 10 लाख सोने के आत्मा सिक्के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 8वें स्तर के आत्मा अभियंता के रूप में आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं, है ना पति? लेकिन जोहुई ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि फैन यू ने उसे लात मारकर दूर कर दिया।
उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और जब वह लगातार जोवी को देखता रहा तो उसकी आंखों में गहरी घृणा झलक रही थी। वह जोवी से भी संबंध तोड़ना चाहता था। वह भारी भरकम मुआवजे का बोझ उठाने को तैयार नहीं था। इसके अलावा वह इतने सालों से श्रेक अकादमी में था और उसके लिए उपाध्यक्ष बनना आसान नहीं था। क्या इस महिला की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? इसलिए फैन यू ने जोवी से सीधे संबंध तोड़ने का फैसला किया। उसने ठंडे लहजे में जोवी को कोसते हुए कहा, कुतिया, तू क्या सपना देख रही है? आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म होता है। उसके बाद फैन यू ने आत्मा मार्गदर्शन उपकरण से कलम और कागज निकाला। उसने जोवी के सामने तलाक का पत्र लिखा, उसे उसके चेहरे पर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, ये तलाक का पत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। चले जाओ, मस्खरे। ये सुनकर जोवी को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका दिल ठंडा पड़ गया। फैन यू को उनकी आखिरी उम्मीद माना जा सकता है। अगर वह भी उसे छोड़ दे तो वह मुआवजा नहीं दे पाएगी, और अगर वह इसे चुका नहीं पाती तो उसे नहीं पता था कि उस समय श्रेक अकेडमी उसके साथ क्या करेगी। इसलिए जोवी डर से भरे चेहरे के साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और फैन यू की जांघों को कसकर पकड़े रही। वह बार बार यही कहती रही, पतिदेव, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? तुम्हें मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। तुम्हारा बच्चा तो पहले से ही मेरे पास है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फैन यू ने बिना कुछ कहे उसके पेट में लात मार दी। मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? अरे मूर्ख, तुमने ऐसा काम किया और फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? बच्चे की बात करें तो उसे मत रखो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उससे छुटकारा पा लो। ऐसी स्थिति में मैं आपको चिकित्सा खर्चों के लिए 1000 सोने के आत्मा के सिक्के दे सकता हूं। लेकिन अभी के लिए तुम बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। फैन यू ने ठंडे और निर्मम स्वर में कहा। वह जोवी की बातों से प्रभावित नहीं होगा। आखिरकार वह जानता था कि इस समय जोवी के साथ संबंध बनाए रखना मृत्यु को दावत देने जैसा होगा। इसलिए उसने उससे अपना रिश्ता खत्म करने का पक्का इरादा कर लिया था। उसके बाद उसने चैट रूम में यान शाओजे को तुरंत टैग किया और कहा, डीन यान को रिपोर्ट करो। मुझे पहले जोवी ने जो किया था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज की घटना ने मुझे उसका असली स्वभाव भी समझा दिया। इसलिए मैंने इस कमीनी को तलाक दे दिया। अब से मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 49 मुफ्त वेब उपन्यास। चैट रूम में फैन यू द्वारा भेजे गए नए कंटेंट को देखकर यान शाओजे, जुवानजी और अन्य लोग भी थोड़े अचंभित रह गए। आखिर उन्होंने फैन यू से इतनी प्रतिभा की उम्मीद नहीं की थी। एक दंपत्ति के रूप में उन्होंने एक नाजुक समय पर जोवी से संबंध तोड़ लिए। तो उन्होंने फैन यू का असली चेहरा देखा और महसूस किया कि यह आदमी अच्छा इंसान नहीं था। हालांकि श्रेक अकेडमी के लिए यह मायने नहीं रखता था कि फैन यू एक अच्छा इंसान था या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि फैन यू 8वें स्तर का आत्मा अभियंता है और उसमें 9वें स्तर के आत्मा अभियंता के पद पर पदोन्नत होने की क्षमता भी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दरअसल यान शाओजे, जुवानजी और अन्य लोगों को पहले जोवी के साथ हुई घटना पर थोड़ा दुख हुआ था। जोवी की घटना घटित होने के कारण और चूंकि फैन यू और जोवी विवाहित थे, इसलिए उनकी श्रेक अकादमी भी प्रभावित होनी चाहिए। लेकिन उन्हें फैन यू के इस दृढ़ निश्चय की उम्मीद नहीं थी। उसने सीधे जोवी से संबंध तोड़ लिया। यह उनकी श्रेक अकादमी के लिए अच्छी बात थी। इसका मतलब यह था कि वे फैन यू को वैध रूप से अपने पास रख सकते थे। इसलिए इस समय यान शाओजे, जुवानजी और कुछ बुजुर्गों को फैन यू के कार्यों के प्रति थोड़ी घृणा महसूस हुई। लेकिन उन्होंने इस पर आंखें मूंद लेने का विकल्प चुना। चैट रूम में फैन यू का जवाब देखने के बाद यान शाओजे, जुवानजी और अन्य लोगों ने संक्षिप्त चर्चा के बाद तुरंत जवाब दिया, तो बात यह है। ये ठीक है फैन यू, जब तक तुम जोवी से संपर्क करना बंद कर दोगे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फैन यू के चेहरे पर अचानक उत्साह झलकने लगा। वह इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत चैट रूम में जवाब दिया, डीन यान, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद और श्रेक अकादमी, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में अकादमी के विकास के लिए कड़ी मेहनत करता रहूंगा। इसी के साथ यह मामला अंतिम रूप से समाप्त हो गया। चैट रूम में मौजूद अन्य सभी आत्मा गुरुओं और अभिभावकों ने ये दृश्य देखा। इसे देखने के बाद उन्हें फैन यू के बारे में एक नई समझ प्राप्त हुई। हालांकि उन्होंने चैट रूम में खुलकर इस बात का इजहार नहीं किया। freewebnovel.com। इस समय उनके पास फैन यू और श्रेक अकादमी की निंदा करने का कोई आधार नहीं रह गया था। इसके विपरीत जिन अभिभावकों को पहले जोवी ने धोखा दिया था, उनका समूह और भी अधिक उत्साहित हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से होंगी, लेकिन ये तो अच्छी बात है। आखिरकार जोवी अब बेबस है और उसे अभी भी श्रेक अकेडमी को मुआवजा देना है। अब मैं देखना चाहता हूं कि वह कैसे भुगतान करती है।
अगर वह भुगतान नहीं करती है तो मुझे लगता है कि श्रेक अकादमी उसे आसानी से जाने नहीं देगी, है ना? ये तो कहना ही नहीं कि श्रेक अकादमी उसे आसानी से जाने नहीं देगी, मैं भी उसे जाने नहीं दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को धमकाने की? अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। चैट रूम में मौजूद माता पिता लगातार बातें करते रहे। इससे जोई का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसे यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी कि उसका भविष्य समाप्त हो चुका है। इसलिए इस समय वह विमानों के बीच इस अंतराल को छोड़ना नहीं चाहती थी। श्रेक अकेडमी का काम करने का तरीका आज भी पहले जैसा ही है। लेकिन दूसरी ओर बीबी डोंग ने जल्द ही श्रेक अकादमी का फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चाहे वह जोई हो, फैन यू हो या श्रेक अकादमी, इस घटना से बीबी डोंग को बहुत बुरा लगता था। इसलिए उसने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने में जरा भी संकोच नहीं किया। बिल्कुल, ये वही वंश है। श्रेक अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनदेखा करने का नाटक किया और स्क्रीन देखते रहे। इसी क्षण स्क्रीन फिर से चलने लगी। स्क्रीन पर मूल पुस्तक के दृश्य प्रदर्शित किए गए। छात्रों के एक समूह को डराने और उन्हें खेल के मैदान में दौड़ने के लिए कहने के बाद जोई ने उन्हें सीधे 100-100 चक्कर लगाने का निर्देश दिया। अंततः जिन 9 छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की उन सभी को निष्कासित कर दिया गया। अब तक विमानों के बीच के अंतराल में मौजूद छात्रों के समूह को यह समझ में आ गया था कि तांगलिंग, युन शियाओपियो और अन्य लोगों के साथ पहले क्या हुआ था। पता चला कि उन सभी को जोई ने निष्कासित कर दिया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ये बदबूदार औरत फिर आ गई। जुवानजी इतना गुस्से में था कि उसने लगभग अपने दांत भींच लिए, क्योंकि ये 9 छात्र उनकी श्रेक अकादमी से होने चाहिए थे। पूर्ण जन्मजात आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण 9 प्रतिभावान छात्रों को उनकी अकादमी का हिस्सा होना चाहिए था। अंततः ये सब जोई की वजह से हुआ, इस कमीनी की वजह से। ये सोचकर जुवानजी ने खुद को कोसने से नहीं रोका। उसे भविष्य में सभी कर्ज चुकाने होंगे। अगर वह पैसे वापस कर सकती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाई तो मैं उसे सीधे वेश्यालय में डाल दूंगा। उसे पैसे चुकाने के लिए हर रोज ग्राहकों की सेवा करनी पड़ेगी। ये सुनकर यान शाओजे ने सहमति का भाव दिखाया और बगल में खड़ी डू वेलुन उत्सुकता से देख रही थी। वह हमेशा सोचता था कि नकाब के नीचे जोई बहुत सुंदर दिखती है और वह फैन यू की पत्नी थी, इसलिए वह बाद में उसका स्वाद चख सकता था। फिर स्क्रीन पर निम्नलिखित कहानी चलने लगी। कक्षा के दौरान उसने कुछ बेकार की बातें सिखाईं। हुओ युहाओ की क्षमता के बारे में जानने के बाद उसने उसे चुपके से फैन यू के पास ले जाकर उसका शिष्य बना दिया और आत्मा मार्गदर्शन विभाग में अग्रिम रूप से शामिल कर लिया। और प्रशिक्षण का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका छात्रों को लोहे के कपड़े पहनाकर दौड़ाना था। इससे विमानों के बीच मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा अचंभित हो गए। जुवानजी, मैं सोच रही थी कि हुआ युहाओ ने दूसरी कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही प्रशिक्षु के रूप में क्यों भर्ती हो गया। पता चला कि इसके पीछे इस कमीनी का हाथ था। मैं इस घटना को याद रखूंगा। जिंग होंग चेन, तो इसे ही आप श्रेक अकादमी में उत्कृष्ट शिक्षा कहते हैं। कुछ बेकार सैद्धांतिक ज्ञान, साथ ही उल्टे और बेहद कठिन दौड़ने के अभ्यास। मैं सोच रहा हूं, अगर दौड़ने से कौशल में सुधार हो सकता है तो छात्रों को कक्षाओं के लिए श्रेक अकादमी क्यों आना पड़ता है? क्या वे बाहर नहीं दौड़ सकते? उन्हें आपके पास क्यों आना पड़ता है? मैंने पहले भी कहा है, आपकी श्रेक अकादमी के उपकरण पुराने हैं और शिक्षण विधियां भी पुरानी ही होंगी। उसने बिना किसी झिझक के उपहास किया। अंततः उसे एक अवसर मिल गया और उसे श्रेक अकादमी की जमकर आलोचना करनी चाहिए। यह विद्यालयों के बीच एक प्रतियोगिता थी, लेकिन मास्टर जुवान ने पहले ही सोच लिया था कि उन्हें क्या जवाब देना है। उन्होंने चिढ़कर कहा, मैंने पहले भी कहा है, ये सब जोई की गलती है। वह तो बस एक अपवाद है। हमारे श्रेक अकादमी के अधिकांश शिक्षक उत्कृष्ट हैं, तो तुम्हारा ये कहना व्यर्थ है, क्योंकि सबको पता है कि जोई अच्छा नहीं है। जिंग होंग चेन, मैंने पहली बार किसी को गलती करने के बाद इतना आत्मविश्वासी देखा है। जुवानजी, आपकी श्रेक अकादमी के रवैये ने अनगिनत लोगों की आंखें खोल दी हैं। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि दूसरे शिक्षक कैसे हैं, ताकि हम सबूत इकट्ठा कर सकें। इसलिए बकवास मत करो। उन्होंने जुवानजी का पुरजोर खंडन किया। इस समय हवा में लगी वह स्क्रीन जिस पर पहले समय और स्थान की मूल तस्वीर प्रदर्शित हो रही थी, बंद कर दी गई। फिर समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं को दर्शाने वाली स्क्रीन पर दोबारा वही तस्वीर चलने लगी। अध्याय 50 मुफ्त वेब उपन्यास। स्क्रीन रोशन हो जाती है और तस्वीर चलने लगती है। जैसे ही बड़े पर्दे पर हुआ युहाओं का चित्र दिखाई दिया, लोगों के बीच की खाई में स्थित आत्मा स्वामी के चेहरों पर अचानक रुचि का भाव प्रकट हुआ। वे इतने लंबे समय से देख और तुलना कर रहे थे कि वे मूल समय और स्थान में हुआ युहाओं के व्यक्तित्व और समानांतर समय और स्थान में हुआ युहाओं के व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ गए थे। सच कहें तो समानांतर दुनिया में वे हुआ युहाओं की थोड़ी अधिक सराहना करते थे। वह निर्णायक, बुद्धिमान और तेज बुद्धि वाला था और उसका भाग्य अविश्वसनीय था।
सभी आत्मा गुरुओं के लिए समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं को देखना एक रोमांचक उपन्यास पढ़ने जैसा था। ये बहुत ही व्यसनकारी था। हालांकि मूल समय और स्थान में मौजूद हुआ युहाओं की तुलना में आत्मा स्वामी ये देखना चाहते थे कि समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह से छल कपट का सहारा लेगा। उस समय जिंग होंगचेन ने भी इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा। जब उसे पता चला कि स्क्रीन पर समानांतर दुनिया की तस्वीरें चल रही हैं और उसमें फिर से हुआ युहाओं दिखाई देने लगा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने कुछ शेखी बघारते हुए जुवानजी को टैग किया। जिंग होंगचेन जुवानजी, समानांतर दुनिया की छवियां फिर से चलने लगी हैं। जुवानजी, तो क्या हुआ? जिंग होंगचेन, शायद तुम समानांतर दुनिया के हुआ युहाओं ने पहले जो कहा था उसे भूल गए हो। उन्होंने बताया कि हालांकि उन्हें श्रेक अकादमी में शामिल होने का अवसर मिला है, लेकिन वे वहां निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। वह ये देखना चाहता है कि श्रेक अकादमी अफवाहों के अनुसार कितनी शक्तिशाली है। अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि वह आपकी श्रेक अकादमी में रहना जारी रखेगा? क्या आपकी श्रेक अकादमी के शिक्षक जो यी की शिक्षण शैली और क्षमताओं से समानांतर दुनिया का हुआ युहाओं प्रभावित होगा? जिंग होंगचेन ने स्पष्ट प्रसन्नता के साथ जुवानजी को याद दिलाया। और श्रेक अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वह जुवानजी हों, यान शाओजे हों या सी गॉड पवेलियन के बुजुर्ग हों, ये शब्द सुनकर अचानक बहुत असहज हो गए। हाँ, अब उन्हें याद आया कि समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। वह खोजबीन की मानसिकता के साथ श्रेक अकादमी में आया था। तो अगर उसका सामना जो वी से हो जाता तो क्या यह अंत नहीं होता? इस विचार से सभी असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक एक करके स्क्रीन की ओर देखा और मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सके, क्या कोई चमत्कार होगा? इसी क्षण स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर हिलने लगी। ये देखकर सभी ने बिना देरी किए स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। और स्क्रीन पर स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट छोड़ने के बाद हुआ युहाओं जल्दी से भाड़े के सैनिकों के समूह से अलग हो गया। वह सबसे पहले उस गांव में लौटा जहां वह पहले रहता था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह एक और रात घर पर सोया और अगली सुबह जल्दी ही श्रेक सिटी की ओर रवाना हो गया। वास्तव में हुओ युहाओं पिछली रात श्रेक अकादमी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि अकादमी उसके घर से बहुत दूर है। अगर वह वहां जाता तो वह हर दिन स्कूल नहीं जा पाता और पहले की तरह हुआ यून एयर को नहीं देख पाता। तो वह पिछली रात हुआ यून एयर को श्रेक सिटी में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा था। लेकिन सोचने के बाद उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया, क्योंकि वहां मकानों की कीमतें बहुत अधिक थीं। हुओ युहाओं और उसकी मां के पास ज़्यादा बचत नहीं थी। अगर हुओ यून एयर चली जाती तो आर्थिक दबाव नाटकीय रूप से बढ़ जाता। इसलिए उस सुबह तड़के रास्ते में चलते हुए हुआ युहाओं को, चाहे वह किसी भी तरह से सोचे, बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन अब जब बात इस मुकाम तक पहुंच गई है तो उसने पहले श्रेक अकादमी जाने का फैसला किया। उसने मन बना लिया था, अगर उसे पता चला कि श्रेक अकादमी वाकई शक्तिशाली और उसके विकास में सहायक है तो वह अपनी आत्मा निर्माण कौशल में तेजी से सुधार करेगा, अधिक पैसा कमाएगा और जितनी जल्दी हो सके अपनी मां को श्रेक सिटी ले आएगा। अगर उसे पता चलता कि श्रेक अकादमी की प्रतिष्ठा झूठी है तो वह तुरंत वहां से चला जाता। वह ऐसी जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। और इस समय विमानों के बीच के अंतराल में ये दृश्य देखकर जिंग होंगचेन बेहद खुश हुआ। उन्होंने फिर से जुवानजी को टैग किया। जिंग होंगचेन, जुवानजी, क्या आपने देखा कि उसने क्या कहा? पसीना आ रहा है जुवानजी, उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। अपने पहले के अवलोकन के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं कितना उत्कृष्ट था। लेकिन इस समय इतने प्रतिभाशाली छात्र के श्रेक अकादमी के हाथों से निकल जाने की संभावना बहुत अधिक थी। यह जुबान जेड के लिए बेहद कष्टदायक था। पसीने से तरबतर होकर वह अपना सिर खुजा रहा था, ये देखने के लिए बेताब था कि आगे क्या होगा। क्या होगा अगर कोई चमत्कार हो जाए? और तस्वीर में इस समय एक लंबी यात्रा के बाद हुओ युहाओं अंततः श्रेक सिटी पहुंच गया। मूल उपन्यास के हुआ युहाओं के विपरीत समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं ने अपना पूरा बचपन ड्यूक के महल में नहीं बिताया। चूंकि उसने डचेस का विश्वास जीत लिया था, इसलिए उसे कई बार बाहर जाकर स्टार लुओ शहर का भ्रमण करने के कई अवसर मिले। इसलिए जब हुआ युहाओं श्रेक शहर पहुंचा तो हालांकि उसे यह काफ़ी विकसित लगा, लेकिन वह मूल उपन्यास के हुआ युहाओं की तरह चकित नहीं हुआ, जो एक बड़े शहर में आने वाले देहाती लड़के जैसा था। उन्होंने बहुत ही शांत व्यवहार किया। फिर उसने अपनी क्षमता के बल पर जल्दी ही श्रेक अकादमी का पता लगा लिया। वह सीधे श्रेक अकादमी में दाखिल हुआ और शहर के स्वामी के सिफारिशी पत्र के साथ पंजीकरण पूरा किया। उसे पता था कि उसकी कक्षा अगले दिन से शुरू होगी और उसका छात्रावास नंबर क्या होगा। इस प्रकार समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे छात्रावास की ओर चल पड़ा, ये देखने के इरादे से कि उसका कमरा कैसा दिखता है। रास्ते में वह श्रेक अकादमी के चौक से गुजरा। यहाँ
श्रेक अकादमी के कई छात्र और अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए ला रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे 10 मूर्तियों के साथ तस्वीरें लेते रहे। कुछ लोगों ने तो बच्चों को उन 10 मूर्तियों की महान उपलब्धियों और पहचान के बारे में भी बताया। अतिशयोक्ति हद से ज्यादा थी। उन्होंने उन आकृतियों को लगभग सर्वशक्तिमान देवता और पवित्र संत बना दिया। हुओ युहाओ ने कुछ वाक्य सुनने के बाद उनकी बातों को बकवास समझकर खारिज करते हुए आगे बढ़ गया। उनके विचार में इन लोगों ने जो कहा वह सरासर हास्यास्पद था, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। जितना अधिक वे अतिशयोक्ति करते, उतना ही हुआ युहाओ इन मूर्तियों के मालिकों के प्रति कम सम्मान दिखाता। उसे केवल यही लगता कि वे बकवास कर रहे हैं और उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उस थोड़ी सी रुचि के साथ वह मुड़ गया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया।